हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो है। ठीक है ना, किसके लिए? सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। इसमें मैं आपको तकरीबन तकरीबन 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 के। अभी हम पहला चैप्टर नंबर कौन सा है? फर्स्ट, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम उसका पहला चैप्टर करेंगे। टोटल 5 चैप्टर आपके पास। तो जब हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप देखोगे आपके मोर देन 95% क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएंगे चुटकी बजा के। यानी आपका टाइम सेव करना है। देखो मेन काम क्या होता है ना, जब भी आप ऐसे कोई बड़े एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइमिंग की। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ इस तरह से समराइज करेंगे इस चैप्टर को कि आप अगर सिर्फ इन चुनिंदा क्वेश्चन को अगर पढ़ लो तो ये चैप्टर तो बड़े प्यार से खत्म होने वाला है। क्लियर है? तो मैं ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में बनाऊंगा। यानी 50 क्वेश्चन के आसपास है, यानी 25-25 क्वेश्चन के आसपास जो भी है, 50-51 क्वेश्चन वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इन्हें आप नोट डाउन कर लेना, और जैसे मैंने नोट डाउन आप मेरे यहाँ से कर लोगे उसके बाद आप खुद ना एक काम करना, बुक उठाना, उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। ठीक है ना? आप देखोगे बहुत आसानी से वो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बट पहले वो प्लीज 50 या 52 जो भी क्वेश्चन है वो कर ले मेरे साथ, उसके बाद ही बुक उठाना। क्लियर? बट अब देखो, साथ ही साथ मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बुक के अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, आप बुक भी पढ़ो। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको भी पढ़ो, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं आपको मोर देन 95% जो क्वेश्चन है आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पार्ट 1 में तकरीबन 25 से लेकर 26 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1। तो बच्चे देखते हैं, 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है? तो 6 हम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल 25 से 26 हमें खत्म करना है। ठीक है? पहला देखो, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिन यानी कहां से आया है, तो ये आया है ग्रीक से। ये आपको याद रखना होगा कि इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, जो ओरिजिन है ना, वो ग्रीक है। ग्रीक में एक वर्ड होता है इकोनोमिया। ठीक है ना? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन, तो बोलोगे ग्रीक। क्लियर? नंबर 2, वहां पे क्या बोला जाता है? इकोनोमिया बोला जाता है। ठीक है ना? इसको क्या पढ़ोगे? इकोनोमिया। ठीक है ना? वैसे तो ये इकोनोमिया ही बोला जाता है, बट आप इस तरह से बोल सकते हो इकोनोमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड होता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। और ये बोला हुआ टिल 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स नहीं था, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी था। क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट होता है। रिटर्न डाउन प्लीज, सब पार्ट पार्ट इसको लिख लीजिए। ठीक है? इसको फटाफट से साथ के साथ लिख लीजिए। आगे पॉइंट नंबर 2, द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस अगर हम बात करें तो किसने रिटर्न किया था, किसके साथ इसको देखा जाता तो है एडम स्मिथ। ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशन ये आपको पता होता है, आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होते। ठीक है? वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। नंबर 3, जर्नल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू। जब भी याद रखना आपके लिए वर्ड ये यूज होगा ना, जर्नल वर्ड, ये ना जनरल जब वर्ड यूज होता है तो जनरल यूज जब भी आएगा तो आप बोलोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। किससे रिलेटेड है? मैक्रो से। ठीक है? जनरल जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उसके बाद स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी एग्रीगेट्स मतलब होता है टोटल, और एग्रीगेट की स्टडी किसके अंदर होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आपने वहां पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा होगा 12th क्लास में। क्लियर? तो जब भी टोटल की बात करेंगे तो मैक्रो में, क्योंकि आपको हमने बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है। एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है ना, वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। एक तरीके से बोलो तो छोटे लेवल पे स्टडी होती है, उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आप जब बड़े लेवल यानी इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरे इकोनॉमी की अगर बात करते हो तो वो मैक्रो के अंदर आता है। बात समझ आ रही है? इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम की स्टडी करोगे तो माइक्रो यानी छोटा लेवल, और जब इकोनॉमी एज अ होल पे करोगे तो वहां पे क्या आएगा? आपका मैक्रो आता है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्रीगेट यानी टोटल की बात कर रहा है, तो वहां पे टोटल आ रहा है तो मैक्रो की बात करेंगे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इस पॉइंट में मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला है एग्रीगेशन का, बट कुछ देर बाद। ठीक है ना? जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना आपको वो डुबा देगा पॉइंट में। ठीक है ना? आगे फादर ऑफ मॉडर्न। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? मॉडर्न किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोल रहा है, तो आप जेएम केन्स लिख के आओगे, कोई भी एडम स्मिथ मत लिख के आना। अगर वो बोलता है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स तो ये, बट सिंपल वो बोलता है कि फाउंडिंग फादर कौन थे? कौन फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे? तो एडम स्मिथ। यहाँ पे मैक्रो वैक्रो कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो फाउंडिंग फादर तो एडम स्मिथ ही थे। ठीक है ना? बट अगर बोलेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप बोलोगे जेएम केन्स। क्लियर? तो यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? 6 पॉइंट हो गए। आगे और पॉइंट्स लिखते हैं, चलो देखते हैं आगे। तो आगे देखिए फटाफट से, आप 6 पॉइंट और आ गए आपके सामने। नंबर 1, द मदर ऑफ, यानी हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की ना, जो एक तरह से बोले ना कि जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है? आपकी स्कैरसिटी। ठीक है ना? जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे?
दुर्लभता, ठीक है ना, दुर्लभता बोलते थे, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कौन उसकी जन्मदाता, स्कैरसिटी है, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कि जो आपकी जो डिमांड है ना आपके यहाँ वो बहुत ज्यादा हाई है, बट जो सप्लाई है वो क्या आपकी कम है। क्योंकि होता क्या है ना, जो हम इंसान है, इंसानों की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या आपके लिमिटेड होते हैं, है ना। जो आपके यहाँ रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट जो वांट्स है वो क्या अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड प्रेशर हाई है और सप्लाई क्या आपका कम है। तो उसने को यहाँ पे बोला था स्कैरसिटी आपको लिखना है। पॉइंट नंबर 8, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, डिमांड ज्यादा होना और सप्लाई का कम होना। क्लियर है। इसने बोला स्कैरसिटी को डिफाइन किसने किया था, तो हम बोलेंगे रॉबिन्सन। किसने किया था, रॉबिन्सन ने स्कैरसिटी को डिफाइन किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रॉबिन्सन। और अगर कोई आपसे पूछे इकोनॉमिक्स में हम कौन सी स्कैरसिटी की बात करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट की बात नहीं करते हम, यहाँ पे हम रिलेटिव स्कैरसिटी की बात करेंगे। क्या करेंगे, रिलेटिव स्कैरसिटी की हम बात करते हैं। बात समझ में आ गया, नोट डाउन करते रहिए, मैं बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये दोनों लेक्चर एक बार लेना, एक के बाद मत जाना पीछे भी आपसे, क्योंकि अब एक आप कर लोगे ना तो आपको कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट जब दोनों कर लोगे तो मोर देन 95% क्वेश्चन, मैं तो ये बोलूंगा बुक के तो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन अगर आपसे कोई पूछेगा कब आया था, तो 1929 से 1930, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, 1929 से 30। बट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलेगा तो 2007। 2007 इसलिए मेंशन किया मैंने क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा है, क्योंकि अब जो आया था ये कब आया था, 2007 से 2008, ठीक है ना। तो इस बीच में ये क्राइसिस आया था, बट आपको जो बुक में लिखा हुआ है 2007, तो मैंने वही मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। क्लियर। कोरोना पेंडेमिक 2019, जो सबको पता है। उसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ऑल्सो रेफर टू एज, इसको एक और चीज बोली जाती है, बोलते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। का मतलब अगर क्वेश्चन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करके लिखा हुआ आ रहा है, समझ लो वो इसी की बात कर रहा है। कई बार बच्चे कहता है हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा भाई, एक ही नाम है, ठीक है ना। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करके कोई क्वेश्चन अगर है आपकी बुक में तो समझ लेना वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। डन। आगे इकोनॉमिक्स को अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो वाइडर नहीं है, ये नैरो फोकस है, ठीक है ना। देखो एक वाइडर टर्म होती है यानी बड़ी टर्म, एक होता है नैरो। नैरो मतलब सूक्ष्म टाइप का ना। तो ये जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो पूरी तरह वाइडर नहीं है, ये क्या नैरो है। तो अगर आपसे पूछेगा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत बच्चे जो है ना उसमें वाइडर लगा के आते हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, नहीं है भाई, नैरो फोकस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट और लिख दिया मैंने, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 13, ठीक है। 13 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है। तो देखो सबसे आसान तरीका ये है इसको याद रखने का कि जो 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी थी, तो जो उसका इंडेक्स था वही यहाँ पे है, ये इंडेक्स ही लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो इंडेक्स ही है। आप बोलोगे कि इसको पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर शायद 2 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में डाले हुए हैं, ठीक है। तो बच्चा कहता है इन्फ्लेशन कहाँ आता है, तो इन्फ्लेशन बच्चे इसी पे आता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे क्या करता है, स्टडी करता है, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सारी चीजें यहीं आती है, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी था वो सब यहीं आएगा, क्योंकि बड़े लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं पर कैपिटा इनकम बोलूं तो पर कैपिटल का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, तो फिर ये माइक्रो वेरिएबल हो जाएगा, बात समझो ना, ये माइक्रो के अंदर आएगा पर कैपिटा। बट अगर मैं डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम बोलूंगा तो यहाँ आएगा हमारे पास, है ना, बड़े लेवल पे। आगे मनी वाला चैप्टर इसी में था, मनी भी यही डील होता है। गवर्नमेंट बजट भी यही एक चैप्टर था, यही डील होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको आप बीओपी बोलते थे वो भी इसी में डील होता था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन भी यहीं पढ़ने में आती थी, ठीक है ना। जो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर था उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा जाता था, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ये सब आपने पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्ड फ्रिक्शनल तो यहीं आता था। डन। उसके अलावा एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर भी यहीं पे था, जिसमें हमने फिक्स्ड और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो पढ़ा, आपने मैनेज पढ़ा था, है ना। उसके अलावा जनरल प्राइस लेवल जिसमें आप इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप पढ़ते हो। तो ये सारा क्या है, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप है। क्लियर है ना। तो आपको याद रखना अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज आती है तो समझ लो कि वो मैक्रो के अंदर आएगा, बट अगर कोई बाहर की चीज आती है तो वो क्या माइक्रो का पार्ट है नहीं है, वो आपको समझना पड़ता है। क्लियर है। तो देखो 13 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक है, ताकि जितने ज्यादा लाइक्स आए मैं आपके लिए और वीडियो जैसी लेकर के आऊँ। उसके अलावा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये बच्चों के ना नाक में दम करने वाला क्वेश्चन होता है कि कैसे पता करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं कि बताओ कि ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है या ये पॉजिटिव है, और ऊपर से पता है क्या कहानी लिख करके दे देते, तो बच्चे कहते हैं भाई इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसमें दिक्कत आती है। तो मैं कहा सबसे आसान तरीका बताता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर अगर शुड लिखा हुआ आ रहा है या ought टू भी लिखा हुआ आ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, क्या होता है, चाहिए चाहिए,
ठीक है, हिंदी में बोले तो चाहिए, तो शुड और वुड लिखा हुआ है तो नॉर्मेटिव है, बाकी अगर दूसरा है तो पॉजिटिव है। सबसे देखो बेसिक, देखो आधे से ज्यादा स्टेटमेंट इसी के ऊपर बेस्ड आती है, तो चार में से सिर्फ वो देखो जिसमें शुड और वुड लिखा है, अगर शुड या फिर वुड को ही एक चीज लिखे ना, वो नॉर्मेटिव हमारी स्टेटमेंट होती है। बट अगर वो ये नहीं लिखा है तो हमारे क्या आती है, पॉजिटिव। बाकी अगर कोई और थोड़ा डिफिकल्ट वे में क्वेश्चन आए तो फिर हम देखो थोड़ा टोटल में पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं इसको, फिर वो क्वेश्चन जो बचा कुछ है ना थोड़ा अलग टाइप का भी देखा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा इतने से, समझ में आ गया। 90% क्वेश्चन इन दोनों के जो होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाते हैं, शुड ओट ये वाला होता है, बाकी वाला, समझ में आ गया ना। चलो फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि अगर शुड ओट वाला ना आए, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है तो कैसे उसको हम हैंडल करेंगे वो भी हमें सीखना है। तो देखो सबसे पहली बात, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, वो डील करता है किसके साथ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है ना। यानी एक्चुअल डेटा से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, यानी इसको आप वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डेटा से, आप इसे एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने बोला है कि देखो इस साल का प्रोडक्शन कितना है, 11 है, इस बार मैं 12 कर दूंगा, ठीक है, नहीं 12 किलो कर दूंगा मान लो, बट आपने किया ओनली कितना, 10 kg। तो आप क्या इसको एक्चुअल के साथ, देखो ये आपने सोचा था बट आपने किया कितना, 10 kg, तो आप 10 kg क्या एक्चुअल है, तो एक्चुअल के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ रिलेटेड होता है, साथ ही साथ ये वेरीफाई किया जा सकता है एक्चुअल डेटा से, ठीक है। उसके अलावा डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, अब फेंकना नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ ये बताओ। जैसे मान लो विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो विराट कोहली ने हम बोल रहे हैं कि विराट कोहली ने ना जो अभी मैच हुआ था कुछ टाइम पहले, उसमें 122 रन मारे थे। अब क्या मैं इसको, अब देखो ये जो 105 रन मारे थे, क्या मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ या इसको सॉरी वेरीफाई कर सकता हूँ, हाँ मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं लास्ट का मैच उठा लेता हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो, उसमें देख लेता हूँ विराट कोहली ने कितने मारे, अगर उसने 122 मारे तो बिल्कुल सही है, अब उसने 150 मारे हैं तो आप वेरीफाई तो कर ही रहे हो ना, वो गलत है, मतलब आपका आंसर गलत था बट वेरीफाई तो कर सकते हो। इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट होती है पॉजिटिव, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, आप आराम से फैक्ट फिगर्स उठाओ और वेरीफाई कर लो। तो तीन चीजें सीखी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड होता है। नंबर 2, ये वेरीफाई हो सकता है एक्चुअल डेटा से। नंबर 3, ये यहाँ पे मैंने बोला ये वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि विराट कोहली को ना पिछले मैच में 150 रन बना लेने चाहिए थे, अबे बना लेने चाहिए थे, अपनी ओपिनियन क्यों रख रहे हो, एक्चुअल में क्या हुआ ये बताओ। तो ये चाहिए वही वाला यहाँ पे नहीं आता कि क्या हो जाएगा, क्या कर लेना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक्चुअल डेटा को बताता है, बात समझ आ गया आगे, ठीक है। यानी एक तरह से क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को बता रहा है। बट नॉर्मेटिव की बात करें तो ये डील करता है ओपिनियन, राय बताते इकोनॉमिस्ट कि यार इस तरह से ना मंदी को ऐसे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, तो ओपिनियन वाली बातें आएगी तो हमेशा यहाँ पे आएगा, क्लियर। नंबर 2, इसको आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। मैं बोल रहा हूँ आपको ना रात को 20 रोटी खानी चाहिए थी, अबे चाहिए थी ना, सिर्फ एक तू वो बोल रहा है कि ये कर, तुम्हें रात को जल्दी सोना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इस टाइप की चीजें अगर आप बोलते हो तो ये नॉर्मेटिव है, ठीक है। ये सिर्फ आपने एक तरह से सलाह दिया, आपने एक तरह से ओपिनियन टाइप की दिया, और उसके बाद वो हो या ना हो, करे ना करे, उससे कोई मतलब नहीं होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, मैंने आपको विराट कोहली का एग्जांपल दिया कि उसने पिछले मैच में 122 रन मारे, मैं देख के चेक करके आ जाऊंगा भाई कि उसने करे नहीं करे, एक्चुअल से आप उसको कंपेयर कर लोगे, मतलब उसको वेरीफाई कर सकते हो, बट इसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में ये तो खाली एक राय थी, उसको कहा तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, अबे भाई उठना चाहिए, तुम खाली एक ओपिनियन दे रहा ना बस, ठीक है अपने साइड रख, ठीक है। चलो, इसमें वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व होती है क्योंकि आप एक तरह से जजमेंट टाइप की दे रहे होते हो, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने कहा शुड और ओट लिखा होगा तो यहाँ पे नॉर्मेटिव डालोगे, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये भी समझ में आ गया। उसके अलावा आपको एक चीज और रखनी है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना वो डिस्क्राइब करता है, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो प्रेस्क्राइब करती है। तो जब भी प्रेस्क्राइब वर्ड लगेगा वो नॉर्मेटिव के लिए लगता है, डिस्क्राइब जो लगता है वो उसके लिए लगता है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेस्क्राइब मतलब जैसे प्रेस्क्रिप्शन होता है कि मैंने कहा तुम्हें ना ऐसे सुबह शाम में इस तरह से गोलियां लेनी चाहिए, तुम्हें ना ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो चाहिए जो प्रेस्क्राइब चीज यानी जो प्रेस्क्रिप्शन होती है वो नॉर्मेटिव के अंदर आती है, क्योंकि एक तरह से आप क्या दे रहे हो उसे, अपनी ओपिनियन दे रहे हो समथिंग ना, तो यहाँ पे आता है, बात समझ आ गया। तो इसमें प्लीज गलती मत करना, अगर आपको फिर भी समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसको प्लीज ढंग से पढ़ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन, ठीक है। और आप अगर इसको गलत कर दोगे तो क्या फिर फायदा, इसमें टाइम भी लगा रहा हूँ उसी में। तो मेनली आपने क्या देखना है, स्टेटमेंट में शुड और ओट लिखा है तो कहां डालोगे, नॉर्मेटिव। क्या दोनों लिखे होंगे, अरे यार एक लिखा होगा, दोनों लिखे होंगे तो बढ़िया है, ऑब्लिक करके तो अच्छी बात है, वैसे नहीं होता, एक ही लिखा होता है, ठीक है ना, तो यहाँ डालोगे। बाकी अगर फालतू स्टेटमेंट है तो सारी यहीं डालोगे, बात समझ आ गया ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, साथ में याद रखना डिस्क्राइब पॉजिटिव में लिखा है मैंने, और प्रेस्क्राइब मैंने कहा लिखा है, नॉर्मेटिव में लिखा है। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि 16 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा और रह गया है, तो आगे देखिए फटाफट से। पॉइंट नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय, यानी जिन्होंने जेएम केन्स ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था द जनरल थ्योरी
ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब यहाँ पे पंगा यह है कि पेपर में जब ये लिखा हुआ आता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट लिख देता हुआ, बच्चे सोचते हैं ठीक है, अरे ठीक नहीं है, ध्यान से देखो ना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला है, इंटरेस्ट बोला और मनी, ये तीन ही लिखे होने चाहिए ना, ये जो लिखा था जो एग्जैक्ट नाम होगा वही तो याद करोगे ना। अब वहां पे नाम में चेंज कर देता हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो बहुत सारे मेरे से ये पूछते हैं, जब मैं 12th के लिए भी बुक बनाता हूँ, ठीक है, वो वीडियोस, तो वही पूछते हैं कि आप पहले लिख लेते हो फिर समझाते क्यों। देखो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपके सामने लिखना स्टार्ट करूँ ना, तो अगर वीडियो 15 मिनट की है तो वो 30 से 35 मिनट की बनेगी, अगर वो 20 मिनट की है तो कम से कम 40 से 50 मिनट की बनेगी, क्योंकि मैं आपके सामने लिखूंगा। अब क्या, मैं आपके सामने ऑलरेडी लिख लेता हूँ पहले ही, ठीक है ना, फिर उसके बाद वीडियो चलाता हूँ, तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और मेरा भी टाइम बचेगा। देखो मेरा वैसे टाइम तो नहीं बचता, क्योंकि देखो मेरे को तब भी उतना टाइम लगेगा, मुझे वैसे भी लिखना है और वैसे भी लिखना है, बट आपका टाइम बचना जरूरी होता है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ बुक रिटन बाय जेम्किंस, हमने कहा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, प्लीज नाम याद रखना। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें ना, तो वो क्या एक नॉर्मेटिव साइंस है। अगर आपसे बोलेगा क्या पॉजिटिव है, हम बोलेंगे पॉजिटिव नॉर्मेटिव है, क्लियर है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, नॉर्मेटिव साइंसेस। नंबर 1 विच इज इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी, यही आपको याद रखना है। एंड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है आई थिंक व्यावहारिक, व्यावहारिक, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसने बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है, विच इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। क्लियर हो गया। तो आपके कितने पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हो गए 18 तक हो गए, 1900 पढ़ते हैं। 9 जो हमारा 1900 पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ प्रैग्मेटिक की, प्रैग्मेटिक, ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो 19 तक अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना वो कंबाइंस। आपको पेपर में क्या, अगर देखो क्वेश्चन आता है कि क्या वो नॉर्मेटिव साइंस है, हम बोलेंगे हाँ, बट अगर क्या भी बोलता है कि क्या वो कंबाइन करता है एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, या सिर्फ नॉर्मेटिव के ही एसेंशियल्स को, मेन पॉइंट्स को कवर करता है, हम बोलेंगे नहीं, ये कंबाइन करता है दोनों को, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक के जो पॉइंट्स हैं, थ्योरी है, उनको ये कंबाइन करता है, ये तो समझ में। बट द एम्फेसिस बीइंग, यानी जो जोड़ देता है ना, ये मोर ऑन द फॉर्मर, यानी पहले वाले पे ज्यादा जोड़ देता है, ठीक है, देन द लेटर। तो नहीं, मेन जो है ना मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ वो नॉर्मेटिव है। बट अगर हम ये नहीं बोलते कि ये पॉजिटिव को नजरअंदाज कर रहा है, ना ना ना, ये कंबाइन द एसेंशियल्स ऑफ दोनों के कंबाइन कर रहा है, याद रखना, कंबाइन में दोनों है, बट मेन जो फोकस है वो किसका, इसके ऊपर, नॉर्मेटिव के ऊपर है। ये आपको याद रखना है कि बोलेगा अगर कि मेनली किसके साथ है तो नॉर्मेटिव, बट क्या कंबाइन करता है दोनों के, तो हम बोलेंगे दोनों को ही कंबाइन करता है एसेंशियल्स, ठीक है ना, जो मेन पॉइंट्स है थ्योरी में। आगे कौन सा इकोनॉमी एज अ होल, कौन सा इकोनॉमी एज अ होल से रिलेटेड होती है, तो मैंने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल से नहीं, बड़े लेवल पे रिलेटेड होती है, बट वहीं पे माइक्रो की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल। तो हमने यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल लिखा है, तो अब यहाँ लिखोगे, डन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसका सेंट्रल इश्यू है, बहुत बच्चे हम मैक्रो लिख करके आते हैं, मैक्रो मत लिखना बच्चे, माइक्रो का होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो के अंदर आता है, बट अगर आप गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे तो वहां पे जो वर्ड है वो रीएलोकेशन है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर आप रीएलोकेशन करते हो तो मैक्रो में जा रहा है ना, बात को समझो, रीएलोकेशन कर रहा हूं तो मैक्रो में, क्यों, हमने वहां पे रीएलोकेशन पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज था। तो जब भी आपसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का बंटवारा या आवंटन, समथिंग जो भी वर्ड होता हो, ठीक है, तो वो किसका सेंट्रल इशू है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। तो यहां तक भी फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मुझे क्लास लेनी है इसके बाद, तो फटाफट खत्म कर लेते हैं। तो आगे बढ़िए, पॉइंट नंबर 22, ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो जो सेविंग अगर हम करते हैं, सेविंग लीड टू क्या होता है, फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है उससे गिरने लग जाता है। आप बोलोगे कैसे, देखो एग्रीगेट डिमांड का अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो AD इक्वल टू होता था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार, जिसने 12th क्लास ढंग से पढ़ी होगी वहां पे ये लिखा हुआ था C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स बार। क्लियर है ना। और अगर आप सेविंग करते हो तो उससे कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। देखो बातों को प्रैक्टिकली समझो, देखो अगर फॉर्मूले को भी ध्यान नहीं है तो चलो छोड़ो, जान दो, खुद दिमाग लगाओ। अगर आप सेविंग करते हो, पैसों को एक जगह बचाने की कोशिश करते हो, तो इससे क्या होगा, पैसा मार्केट में यानी इकोनॉमी में नहीं आ पाएगा। पैसा तो आपने सेव कर दिया, अब आप पैसा सेव कर रहे हो तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा, पैसा वहां नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आप डिमांड नहीं कर रहे हो। पैसा इकोनॉमी कब आता है, जब आप अपना डिमांड जो है ना, डिमांड ये सब अच्छे खासी रहती है मार्केट के अंदर। अब आपने पैसा बचा लिया तो डिमांड नहीं आ, जब डिमांड नहीं है तो इसका मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर फॉल हो जाएगी। यानी एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड हमारी फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कब, जब आप क्या करते हो, सेविंग करते हो। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिर्फ साइंस है, नहीं बच्चे, साइंस प्लस आर्ट दोनों है।
क्या है, साइंस प्लस आर्ट, ये दोनों के दोनों है, कौन सा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद, अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे कंसर्न है, तो आप बोलोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और आप अपनी बुक्स देख भी सकते हो, उसमें माइक्रो के चैप्टर ही डाले गए हैं, है ना, डिमांड सप्लाई और यूटिलिटी, ठीक है ना, इस टाइप की चीजें जो हैं सारी इसी की है, मार्केट ना, मोनोपोली एंड ऑल। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली किससे कंसर्न करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मगर ये मत बोलना कि इसने मैक्रो को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ये ध्यान देता है, ठीक है ना, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसी बात नहीं करता। मगर जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, किस काम आता है, इसके एनालाइज करने का काम आता है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट मतलब बड़े लेवल की बात कर रहा है। तो बेसिकली जो कंसर्न है वो माइक्रो से है, बट इसने ये नहीं बोला कि मैक्रो को इसने नजरअंदाज कर दिया, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है, किसको एनालाइज करता है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, क्या करता है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 25, व्हाट इज लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, यानी जो भी आपको लॉजिकल लगता है मैक्रो लेवल पर, हो सकता है मे नॉट बी ट्रू एट द माइक्रो लेवल, हो सके कि वो लॉजिकल जो आपको मैक्रो पे लग रहा है ना वो माइक्रो में लॉजिकल ना हो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे कैसे, देखो कई बार होता ना, हम एक ऐसा डिसीजन ले रहे होते हैं जब जो कि 100 जनों को फायदा देगा, बट उसमें से एक जने को नुकसान कर सकता है। तो होता है ना कि बड़े लेवल पे अगर कोई चीज फायदा दे रही तो हो सकता है वो इंडिविजुअल लेवल पे किसी को दिक्कत कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, यानी जो मैक्रो लेवल पे आपको लॉजिकल लग रहा है हो सकता है मे नॉट बी ट्रू एट द माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे आपको गलत लग सकता है, अगर इंडिविजुअली देखें तो हो सकता है वो गलत हो, बट अगर पूरे देश के हिसाब से देखें तो वो सही लगता है कई बार, है ना। तो हमने बोला बिल्कुल ट्रू, ये लाइन बिल्कुल सही है। इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करना कि जो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल है हो सकता है वो माइक्रो लेवल पे लॉजिकल ना लगे। डन। तो देखो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, ठीक है ना, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जितने ज्यादा लाइक्स उतनी जल्दी आगे की वीडियोस बनेगी। डन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2, जहां पे हमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।